सभी को नमस्कार। इसी सप्ताह मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित होकर के आई हैं, जिनके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पहली पुस्तक भास के स्वप्नवासवदत्तम नाटक का हिंदी अनुवाद है। इसे भोपाल के बानी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 300 रुपया इसका मूल्य है। लगभग 125 पृष्ठों में यह पुस्तक है और मूल जो पाठ भास के स्वप्नवासवदत्तम का है, उसको पृष्ठ के बाईं ओर और हिंदी अनुवाद दाहिनी ओर प्रकाशित किया गया है, जिससे मूल संस्कृत और प्राकृत के संवाद हिंदी अनुवाद के साथ एक साथ भी पढ़े जा सकते हैं। मैंने संस्कृत के लगभग 35 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। उनमें से 4-5 ही पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं, वे भी इस समय सुलभ नहीं हैं। शेष अनुवाद पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, विशेष रूप से नाट्यम पत्रिका में। ये अनुवाद रंगमंच पर खेले भी गए। अब इनमें से प्रायः कोई भी पुस्तकाकार रूप में सुलभ नहीं है। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि महत्वपूर्ण जो अनुवाद संस्कृत नाटकों के मेरे हैं, उनको क्रमशः पुस्तकाकार प्रकाशित कराया जाए। उस श्रृंखला में संस्कृत नाट्य साहित्य माला के प्रथम पुष्प के रूप में भास का यह स्वप्नवासवदत्तम प्रस्तुत है। प्रथम संस्करण इसका 2000 में, आज से 22 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था और इस नए संस्करण में अधिक आकर्षक सुपाठ्य रूप में इसको सुलभ कर दिया गया है। आशा की जाती है कि भास के नाटकों की ओर सामान्य पाठकों का, रंगमंच के विशेषज्ञों का, नाटक में रुचि रखने वाले लोगों का ध्यान इसके द्वारा आकर्षित होगा। दूसरी पुस्तक संस्कृत साहित्य में जल विज्ञान और जल प्रबंधन है। इसका प्रकाशन न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन ने किया है और इसका मूल्य 300 रुपया है। अनेक वर्ष पूर्व भोपाल के सप्रे पुस्तकालय एवं संग्रहालय में मैंने संस्कृत साहित्य में जल प्रबंधन पर एक व्याख्यान श्री विजय दत्त श्रीधर के अनुरोध पर दिया था, जो इस संग्रहालय के संस्थापक हैं। उन्होंने इस व्याख्यान को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी किया था। उस पुस्तिका में उसके पश्चात काफ़ी नई सामग्री जोड़ते हुए इस वर्ष और इसी माह इसको पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया गया है। यह पुस्तक 9 प्रवाहों में विभाजित है। अध्याय शीर्षक न देकर प्रवाह शीर्षक इसमें दिया गया है। वेदों के अनेक सूक्त हिंदी अनुवाद सहित यहाँ इस दृष्टि से प्रस्तुत किए गए हैं कि वैदिक ऋषियों ने जल के संबंध में जो कुछ कहा है, वह सामान्य पाठकों के लिए बोधगम्य हो सके। और प्राचीन भारतीय ऋषियों ने जल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं की, पानी के संबंध में उन्होंने जो सोचा, उसको भी इस पुस्तक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्रथम प्रवाह मंगलमय जल इस शीर्षक से है, जिसमें जल का जो मांगलिक स्वरूप है, देव स्वरूप है, उसको वैदिक ऋषियों के शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया गया है। द्वितीय प्रवाह में पानी के जो विविध रूप संस्कृत साहित्य में वेदों से लगाकर बाद के साहित्य तक वर्णित हैं, उन पर विचार किया गया है। विशेष रूप से आयुर्वेद में जो पानी के प्रकार बताए हैं, धार जल, कारक जल, तोषार जल, हैम जल, नादेय जल, औद्भिज जल, नैर्झर जल, सारस जल, ताड़ाग जल, वाप्य जल, कौप जल, चौड्य जल, पालवल जल, विकिर जल, केदार जल, वृष्टि जल और अंशुदक इत्यादि जो पानी के प्रकार संस्कृत साहित्य में विवेचित हैं, उन पर प्रकाश यहाँ डाला गया है। तृतीय प्रवाह में पानी के जितने पर्याय विवेचित हैं, मिलते हैं कोश ग्रंथों में भी, उनके निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक स्वरूप पानी का उन पर्यायों में हमारे सामने आता है।
चतुर्थ प्रवाह में जो जल विज्ञान है प्राचीन भारतीय मनीषियों की दृष्टि से उस पर विचार किया गया है। विशेष रूप से जो पानी की वृत्तियां हैं जिन पर आज विचार नहीं किया जाता है और जो दार्शनिकता है उसके भीतर उसकी गवेषणा की गई है। और प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टि जो पानी को लेकर है उस पर भी यहाँ विचार किया गया है। पानी और वैशज विज्ञान इस शीर्षक से पानी के जो चिकित्सकीय गुण हैं उन पर भी यहाँ विचार किया गया है। पंचम प्रवाह में पानी या जल के प्रबंधन की जो विधियाँ संस्कृत साहित्य में विवेचित हैं उनका विचार किया गया है। कुएं या तालाब के लिए भूमि चयन, कुएं या तालाब बनाने की विधि, निर्माण सामग्री, वापी का निर्माण कैसे होगा, उसके किनारे कौन कौन से वृक्ष लगाए जाएं, वापी द्वार, निकासी का द्वार, घट्ट निर्माण या घाट बनाने की विधियां, और निरुद्ध जल, अनिरुद्ध जल, यह जो पानी को सामान्य जनता के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं हैं उन पर भी यहाँ संस्कृत साहित्य में क्या क्या कहा गया है इस पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से 12 हस्तलिखित पोथियाँ जो प्रकाशित नहीं हैं वो संदर्भ के लिए यहाँ उपादेय हुई हैं, उन पर मैंने विचार किया है। उनका संदर्भ देते हुए कूप निर्माण विधि, जलाशय तड़ाग निर्माण विधि, घट्ट निर्माण विधि इत्यादि जो पोथियाँ हैं प्राचीन उनको संदर्भ में रखते हुए जल प्रबंधन की प्राचीन विधियों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। और कतिपय पुराने तालाबों का भी इस दृष्टि से यहाँ विवेचन किया गया है। विशेष रूप से सुदर्शन तालाब जो मौर्य काल में बनाया गया था, महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय उसका नवनिर्माण किया गया या उसकी मरम्मत की गई और बाद में भी गुप्त काल में उसकी पुनः मरम्मत की गई। इतना शताब्दियों पुराना उसका इतिहास है, 2,2500 साल पुराने उस तालाब का। अब तो वह लुप्त हो चुका है, लेकिन उस तालाब के इतिहास से जो संस्कृत साहित्य में और शिलालेखों में वर्णित है हम जान सकते हैं कि कितनी चिंता हमारे पुरखे तालाब बनाने के लिए, सरोवर आदि के निर्माण के लिए करते थे। षष्ठ प्रवाह में पानी की खोज, पानी धरती में कहाँ कैसे पहचाना जाए, इस पर जो वराहमिहिर आदि ने कहा है उसका उल्लेख किया गया है। सप्तम प्रवाह में पानी का पर्यावरण से संबंध, इस पर विचार किया गया है और जल की शुद्धि के जो उपाय हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने संस्कृत साहित्य में बताए हैं उन पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। अष्टम प्रवाह में सरस्वती नदी संस्कृत साहित्य में कहाँ कहाँ उसका वर्णन है ऋग्वेद से लगाकर, उस पर विचार करते हुए उसके प्रतीकात्मक स्वरूप पर भी विचार किया गया है और क्या महत्व रहा है सरस्वती नदी का प्राचीन काल में, यह यहाँ विचार किया गया है। नवम प्रवाह में पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी, उस पर मूल संस्कृत और हिंदी अनुवाद उसका यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर यह पुस्तक आज की उपभोक्तावादी दृष्टि के प्रतिवाद में पंचमहाभूतों और निसर्ग को लेकर भारतीय मनीषा के उस विमर्श को प्रस्तुत करती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले रहा है। और जल विज्ञान और जल प्रबंधन की प्राचीन भारतीय परंपरा पर तो तथ्यपूर्ण गवेषणा इसमें की ही गई है। पर्यावरण और जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियों का भी समीक्षण इसमें किया गया है और शताब्दियों पहले, सहस्राब्दियों पहले जल को लेकर के, जल प्रबंधन को लेकर के संस्कृत में जितना जो कुछ लिखा गया है उसकी सूचना ग्रहण करते हुए हस्तलिखित पुस्तकों से भी दुर्लभ जानकारियाँ इस पुस्तक में दी गई हैं, जिनसे कि हमारे पुरखों की जल को लेकर, पानी को लेकर वैज्ञानिक दृष्टि तथा अग्रगामी सोच का पता चलता है। और मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन में सहायक होगी, प्राचीन पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन में, और युवा पीढ़ी को जागरूक बनाएगी पानी के संरक्षण के लिए, जो कि आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी समाज को जागरूक बनाने में यह सहायक होगी। तीसरी पुस्तक आधुनिक संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास है।
इसका प्रकाशन भी न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। मैंने संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास 4 खंडों में प्रकाशित किया है, अपने द्वारा लिखा हुआ। उसके चौथे खंड में आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास विवेचित है। उसमें 1820 से लगाकर 2017 तक जो संस्कृत साहित्य लिखा गया, उसकी नई प्रवृत्तियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए आधुनिक संस्कृत साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उसी चतुर्थ खंड में 1822 से लगा करके 2022 तक की अवधि तक के साहित्य का विवेचन समाहित करते हुए उसको अद्यतन बनाते हुए पुस्तकाकार रूप में आधुनिक संस्कृत साहित्य का एक समग्र इतिहास यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और आधुनिक संस्कृत साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय देते हुए जितने महत्वपूर्ण कवि पिछले 200 वर्षों में संस्कृत में हुए, उनकी कृतियों का परिचय यहाँ दिया गया है। संस्कृत की शास्त्र परंपरा के विकास की भी चर्चा यहाँ की गई है। आधुनिक काल में पंडितों ने जो नवीन शास्त्र ग्रंथ लिखे और नवीन चिंतन प्रस्तुत किया, उसकी जानकारी कम प्राप्त होती है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से हमारी चिंतन परंपराएं 200 सालों में संस्कृत शास्त्र परंपरा के विकास के साथ आगे बढ़ी हैं। नवीन शास्त्र ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं और मौलिक और महत्वपूर्ण चिंतन पंडितों ने इस काल में किया है, उसकी सूचना संस्कृत साहित्य के इतिहास में पहली बार इस रूप में प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ में संस्कृत में अनूदित साहित्य का अपार भंडार पिछले 200 सालों में सामने आया है। यूरोपीय साहित्य के अनुवाद प्रचुर मात्रा में हुए हैं। भारतीय साहित्य के भी, आधुनिक भारतीय साहित्य के भी अनुवाद खूब हुए हैं और वह प्रकाशित रूप में उपलब्ध भी हैं और पढ़े भी जाते हैं। पर संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी उन पर विचार नहीं किया जाता रहा है। अनूदित साहित्य पर एक पृथक अध्याय में विचार इसमें ग्रंथ में किया गया है। संस्कृत पत्रकारिता के विकास पर भी एक पृथक अध्याय में इस पुस्तक में विचार किया गया है। औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के शासन काल में जो मिथ्या धारणा निर्मित की गई कि संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा की सृजनशीलता का 10वीं शताब्दी के पश्चात क्षरण होता गया और उसमें आधुनिक या नया साहित्य नहीं लिखा गया, इस धारणा का प्रतिवाद यह ग्रंथ करता है। और मेरा यह मानना रहा है कि 10वीं शताब्दी के अनंतर ही संस्कृत की शास्त्र परंपरा का अभूतपूर्व नवोन्मेष हुआ और संस्कृत में जो रचनात्मक साहित्य है वह भी बहुत समृद्ध रूप में सामने आया। संस्कृत की जो सर्जन यात्रा है वह 10वीं शताब्दी के पश्चात 21वीं शताब्दी तक, आज के वर्ष तक अबाध गति से उसी तरह जारी रही है जिस प्रकार से प्राचीन काल में थी। और वस्तुतः तो संस्कृत साहित्य का कोई भी इतिहास आधुनिक काल में लिखे गए इसके साहित्य के सटीक विवरण और अनुशीलन के बिना अपूर्ण ही माना जाना चाहिए। इसलिए इस पुस्तक में आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य का जो विवरण दिया गया है, विवेचन प्रस्तुत किया गया है, वह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आज का संस्कृत साहित्य अनुपेक्षणीय तो है ही, अपनी असाधारण उपलब्धियों के कारण वह विश्वस्तरीय भी है। तीनों ही पुस्तकें अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।